हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, 125 सीसी में दो काफ़ी आप कह सकते हैं कि टफ कॉम्पिटिटर्स को आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2025 होंडा SP125 एंड 2024 बजाज पल्सर N125। इसको भी आप 225 वाली मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों ही 125 सीसी की ऑफरिंग है। देन आप लोगों को यहाँ पर एयर कूलिंग भी मिल रहा है, प्राइस से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फीचर भी काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर एक कॉमन सा डाउट है, क्योंकि N125 बिल्कुल ही नई ऑफरिंग है बजाज की ओर से, लेकिन SP125 काफ़ी दिनों से ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल मार्केट पर चली आ रही है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि खरीदा क्या जाए, SP125 या फिर N125। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को दोनों में ही बाइक पे आप लोगों को मिलने क्या वाला है। राइड एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को वीडियो के एंड तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना क्या सही होगा, बजाज या फिर होंडा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर। बाकी दोस्तों, अगर होंडा की बात करी जाए तो ये आपके भाई ने खरीद के यहाँ पर आप लोगों के लिए लाई हुई है, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप मेरे एरिया कृष्णनगर में रहते हैं और अगर आप कोई भी होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, स्टार होंडा को आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही शोरूम की डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे दिख गई होगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर कर लूँ, ताकि ये डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। और देखिए, दोनों ही बाइक में आप लोगों को बेस मॉडल मिलेगा, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ब्लूटूथ से लैस दोनों ही बाइक की जो टॉप मॉडल यहाँ पर खड़ी है, इसी को हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइस उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर चाहे N125 हो या फिर SP125 हो, दोनों ही आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। और मैं स्पेशली अगर आप लोगों को वेस्ट बंगाल के बारे में बताऊँ तो दोनों ही बाइक आप लोगों को 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में ये जो प्राइस रेंज है, इसमें आपको बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों, अब यहाँ पर चीजें मिल क्या रही है इसके बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक में अगर आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा, बल्ब टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगी। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी काफी सिमिलर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, लेकिन N125 में इसको ढका गया है। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं वो भी दोनों में काफ़ी सिमिलर है, 80/100 सेक्शन की। लेकिन फ़र्क आपको इतना मिलेगा कि पल्सर में आप लोग को 17 इंच की मिल रही है, यहाँ पर SP में आप लोग को 18 इंच की मिल रही है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ये भी आप लोग को दोनों ही बाइक में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग फ्रंट में यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं, ये भी दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर है, 240 mm तक की। बाकी इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही आप लोग को ये जो किक स्टार्ट है ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, SP125 में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज हुआ नहीं है। OBD2B इंजन है, तो यहाँ पर एक और सेंसर जोड़ा गया ताकि इसको और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। बाकी इंजन की अगर बात करी जाए, 123.94 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहां पर मिलेगा। पावर टॉर्क में ऐसे कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, अभी भी आप लोगों को 10.8 PS तक की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहां पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। और ये जो क्रैश गार्ड आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिलेगी। अब दोस्तों, यहां पर जब आप आ रहे हैं N125 में, तो यहां पर आप लोगों को 124.5 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। पावर टॉर्क थोड़ा सा यहां पर आपको ज्यादा मिलेगा, 12 PS तक की पावर एंड 11 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट में फर्क है, N125 में अंडर बिली और यहाँ पर आप लोग को रेगुलर मिलेगा। बाकी मैं कह दूं, दोनों ही बाइक के पास ACG स्टार्टर मोटर है, तो ये जो साइलेंट स्टार्ट वाली बात है ये दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विथ SP125। बाकी यहाँ से दोस्तों कंपनी ने जो किक स्टार्ट मतलब आप कह सकते हैं किल स्विच था, उसको कंपनी ने हटा दिया है। और आवाज़ आप लोग सबसे पहले यहाँ पर SP125 की सुन लीजिए। ये दोस्तों SP125 को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पल्सर N125 है उसकी आवाज़ सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो किल स्विच है, कंपनी ने उसको यहाँ से हटाया नहीं है। तो आवाज़ दोस्तों दोनों ही बाइक की आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को एलईडी टेल लैम्प का सेटअप भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, N125 के पास यहाँ पर टायर अगर है जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेल टाइडी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो N125 की बेस मॉडल में 100 सेक्शन की है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंच की एलॉय व्हील। एंड देन 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है ये दोनों में ही सेम है, लेकिन टायर यहाँ पर 100/90 सेक्शन की मिल रही है विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो टायर और व्हील दोनों में ही फर्क आपको मिलेगा। इनफैक्ट सस्पेंशन N125 में आप लोगों को
आप कह सकते हैं मोनोशॉक मिला है, लेकिन यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आपको मिल रहा है। ये जो लेडीज फुटरेस्ट है या फिर साड़ी गार्ड है, ये भी दोनों में ही मिलेगा। यहाँ पर क्लोज चेन सिस्टम N125 में, ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिलेगा। 790 mm की सीट हाइट, 795 mm की सीट हाइट, स्प्लिट सीट, नॉर्मल सीट, ये फर्क है। लेकिन कुछ नहीं, आगे चलते हुए बात करेंगे। हाइट अगर आपकी 534 तक की है, अब दोनों ही बाइक को दोस्तों आराम से यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। टैंक में फ़र्क है, यहाँ पर 11.2 लीटर्स तक की टैंक, लेकिन यहाँ पर 9.5 लीटर तक की टैंक। लेकिन दोनों में ही आप लोगों को E20 की जो स्टिकरिंग है ये आपको मिल रहा है, तो फ्लेक्स व्हील से आप दोनों ही बाइक को यहाँ पर रन बिल्कुल करा पाएंगे। माइलेज की जहाँ तक बात है, 60 किलोमीटर तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 160 SP में, एंड देन N125 में आप लोग को 198 mm की मिल रही है, तो आप कह सकते हैं सेगमेंट में बेस्ट है। वेट भी अगर आप लोग देख रहे हैं, ये भी काफ़ी डिफर करेगी। 116-117 किलोग्राम तक की आप लोग को SP मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 127.5 किलोग्राम तक की मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम से भी ज्यादा है। एंड देन दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं हैंडल बार में भी फर्क आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आप लोगों को मिलेगा। इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। बाकी ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर कंसोल देख रहे हैं, तो दोनों ही ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो बजाज में आप लोग यहाँ पर नेविगेशन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो आप लोग यहाँ पर होंडा में बिल्कुल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, यहाँ पर टॉगल करने के लिए यहाँ पर इसको ये जो बटन है दिया गया है, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, काफ़ी आप मतलब कह सकते हैं क्राउड में सुनाई देगी। किल स्विच यहाँ पर है, जो कि SP में नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया है। और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये जो i3S या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिगो सिस्टम, ठीक है, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। बाकी ये है क्या दोस्तों, आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, ब्लूटूथ दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग नेविगेशन यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो दोनों ही बाइक में आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी आप लोग को डिफरेंट वाली, अपडेटेड वाली यहाँ पर जो कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, टॉगल करने के लिए सारी बटन्स, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न दोनों में काफ़ी सिमिलर कह सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को वो i3S वाली बटन मिल रही है, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये है। नीचे अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो इंजन जो है वो ऑन हो जाएगी, बाकी की स्विच हटा दिया गया है। एंड देन कितना अच्छा रियर व्यू आप लोगों को यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर दे सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। मोटा बात हो चुका है दोस्तों, चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं दोनों में राइड करते वक्त फ़र्क आपको क्या महसूस होगा। हेलो दोस्तों, राइड कंपैरिजन की शुरुआत SP125 से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर टॉर्क जो हल्की से आप लोगों को कम मिलेगी। बाकी देखिए, यहाँ पर जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, 790 mm की सीट हाइट है, पैर काफ़ी सामने की तरफ है, हैंडल बार काफ़ी ऊंची है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, तो कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। इनफैक्ट सीट की अगर बात करी जाए तो आप काफ़ी कंफर्टेबल सीट पर बैठे हैं, ना सॉफ्ट लग रही है ना हार्ड लग रही है, और स्पेशियस भी है। चाहे आप हो, पिलियन हो, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी मैंने इसको रख दिया है, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर पर भी देखिए आराम से खिंचती हुई नज़र आ रही है। देखिए 125 सीसी के हिसाब से इनिशियल इंप्रेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर ही यहाँ पर मिलने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इनिशियल में यहाँ पर रिस्पांस की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी बैठे हैं तो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस यहाँ पर मिलने वाला है। और क्लच की अगर बात करी जाए दोस्तों, इज़ ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक प्रिसाइज गियर शिफ्टिंग होती है, कट से एक आवाज़ आता है और अप या डाउन शिफ्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को होती हुई नज़र आती है। बाकी एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको मोड़ते हैं ना, तो आप लोग को यहाँ पर ये जो टर्न रेडियस मिल रहा है ये भी काफ़ी छोटी है। तो अगर आप लोग सिटीज़ में हैं और अगर आप लोग यू टर्न करना चाहते हैं, क्विक यू टर्न्स वगैरह, तो ये भी आप लोग को काफ़ी ईजिली करने में आप लोग को हेल्प करेगी। इनफैक्ट वेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा महसूस होती नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है। एंड देन जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पर गियर शिफ्टिंग के बारे में कह रहा था दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर गियर स्लिप वगैरह होती है। बाकी मैं कह दूँ दोस्तों, ये मेरी ही बाइक है, मैंने इसको करीबन यहाँ पर 90 किलोमीटर चला लिया है, मुझे एक या दो बार ही शायद ऐसा कुछ फील हुआ होगा। बाकी ये नॉर्मल गाड़ियों में भी हो सकती है। तो ये जो गियर स्लिप की प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में परसिस्ट हो रही है यानी अभी यहाँ पर सही हुई है या नहीं, जब मैं ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए लाऊंगा अपना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन अभी दोस्तों इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर कैरी आउट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट गियर पे इसको मैंने रख दिया है विद 3 हॉर्न्स। $60 क्रॉस हो चुका है। लेट्स सी हम लोग 100 तक कितने इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ पे अंडुलेशंस है यहाँ पे।
90 क्रॉस हो चुका है, 95, और मैंने 4th गियर से हटाकर इसको 5th गियर पर डाल दिया है। और देखिए 100 तक पहुंचने में भाई ये टाइम तो ले रही है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने ऑलरेडी जो आप कह सकते हैं टॉप स्पीड वाली वीडियो, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है कि 0 to 60 100 पहुँचने में कितना टाइम लेती है। बाकी अभी देखिए यहाँ पर ये अंडुलेशंस वगैरह थी, और तो मतलब यहाँ पर जो भी टाइम रहा होगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि वाइब्रेशन जो है ये अभी आप लोगों को और ज़्यादा कंट्रोल्ड यहाँ पर महसूस होगी अगर आप लोग इसकी पिछली मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट महसूस होगी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी कम तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर महसूस होने वाली है। एंड देन देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि 90-95 के बाद आप लोगों को वाइब्रेशन जो हल्का से हैंडल बार पर समझ में आएगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बॉदर करेगी नहीं। आप लोग यही कह सकते हैं 95 को ही, मतलब 90 से 100 के बीच में आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। हाईवे में अगर आप क्रूज करना चाहें तो इस स्पीड पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन कहूँगा अपने लिमिट में चलाइए, और हमेशा रोड की भी अपनी स्पीड लिमिट होती है उसको मानकर चलाइएगा। एंड देन एक और चीज़ दोस्तों, मतलब इंजन हीटिंग की ऐसा कोई इशू मुझे यहाँ पर फील, देखिए पहले भी मुझे यहाँ पर ऐसा कोई फीडबैक मिला नहीं है किसी भी यहाँ पर कस्टमर से। मैं बहुत ज़्यादा कस्टमर से बात करते रहता हूँ हर एक शोरूम में, वहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ मतलब फीडबैक मिला नहीं था। जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ मुझे भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ फील हो नहीं रहा है। एंड देन देखिए माइलेज वही 50 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए 5वें गियर पर मैं अगर 33-40 पर भी चला रहा हूँ तो भी मुझे ये KMPL किलोमीटर पर लीटर कितना बता रही है, 70 से 80 के बीच में, ठीक है। देखिए इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 60 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अभी एक चीज़ देखिए, मान के चलिए आप यहाँ पर 3rd गियर पर है, आप ट्रैफिक पर है, कितने लो स्पीड पर ये जा सकती है। मैंने देखिए क्लच और गियर जो है इसको मैंने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है, तो देखिए अभी ये करीबन ये देखिए 14-15 का जो स्पीड है उस पर ये यहाँ पर कैरी कर रही है। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कंपनी GTD जैसे मतलब अपाचे में कंपनी क्लेम करती है TVS, वैसा यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी कुछ क्लेम करे, लेकिन हल्का फुल्का ये जो चीज़ है आप लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड देन एक और चीज़ है दोस्तों, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, ठीक है, सामने रेड लाइट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। एंड देन देखिए ये जो i3s है, ये देखिए बाइक जो है वो बंद हो चुकी है और i3s जो वो अभी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो सामने ट्रैफिक थी, यहाँ पर तो मैंने न्यूट्रल कर दिया, लेकिन अगर आप लोग गियर में भी है ना तो भी ये जो चीज़ है वो काम करेगी। एंड देन अगेन अगर आप लोग को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, ये देखिए आप लोग दोनों पे यहाँ पर नज़र दीजिएगा, ये देखिए जैसे ही मैं थ्रॉटल यहाँ पर ब्लिप कर रहा हूँ ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन करेंगे पल्सर N125 के साथ। लुक तो भाई डिफरेंट है ही, काफ़ी हट के ये बिल्कुल आप लोगों को दिखेगी, मतलब यंग जनरेशन के लिए ये बाइक बहुत ज़्यादा सही है। बाकी देखिए 795 की सीट हाइट है, ऐसा नहीं है कि सीट हाइट मतलब 5 mm की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर आप बैठे हैं ऐसा आपको फील होगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो सीट है थोड़ी ज़्यादा टाइट आपको फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू SP125, लेकिन अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस तो फील होगा ही, हल्का सा आप सामने की तरफ झुक रहे हैं ज़्यादा व्हेन कंपेयर टू SP125। देखिए अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं झुक रहे, लेकिन SP125 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आप लोग यहाँ पर झुक रहे हैं। एंड देन सीट तो यहाँ पर स्प्लिट सीट आपको मिल रहा है, ये तो एक डिफरेंस आपको फील होना ही चाहिए। एंड देन देखिए स्पेशियस यहाँ पर भी आपको फील होगा, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन ये देखिए ये एक डिफरेंस है, रियर फिटेड फुटपेग है, सामने आपको हल्का सा ज़्यादा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत है। हैंडल बार जो है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, थोड़ी सी ज़्यादा अंदर की तरफ आ रही है, तो ओवरऑल एक जो फील है ना इसमें आप लोगों को डिफरेंस जो है बिल्कुल यहाँ पर ये फील कराएगी। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर किल स्विच है, ये भी एक जो फील है वो डिफरेंस आपको बिल्कुल दिलाएगी। तो गियर मिस हुआ था, सेकेंड गियर। अब देखिए यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील कराएगी, ठीक है। 3rd गियर पर मैंने डाल दिया है। अब देखिए मतलब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर पावर टॉर्क जो ज़्यादा है और कंपनी जो क्लेम कर रही है कि फास्टेस्ट 0 to 60 km/h इन द सेगमेंट अचीव कर सकती है, देखिए ये सही है। मतलब चलाने से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर मिलेगी। बाकी वाइब्रेशन वगैरह के बारे में दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद यहाँ पर बात करेंगे। और जहाँ तक बात है क्लच की दोस्तों, तो ये डेफिनेटली आप लोगों को SP125 से थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट ही यहाँ पर देखने में मिलेगा। अच्छा एक और बात, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये टर्न रेडियस दिखाऊँ तो अरे यार ये बंद कैसे हो गया, बकायदा पेट्रोल डाला हुआ है यार यहाँ पे 1.5 लीटर का। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, हाँ SP125 के मुकाबले हल्की सी ज़्यादा ये जगह ले रही है, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी
उतनी ही प्रिसाइसली यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। तो गियर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन क्लच जो सॉफ्ट है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। अब देखिए क्लच एंड गियर की बात हो रही है, तो चलिए यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोग को यहाँ पर कैरी आउट करके बता दूँ। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। crossed. Time for 100 now. Let's see. Gears changed. Let us aim for 100 now. 100 also crossed. देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन के बारे में बताऊँ तो भाई ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथ आपको फील होने वाली है when compared to SP125। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पूछेंगे कि भाई ज़्यादा स्मूथ कौन है, तो ये बिल्कुल आपको ज़्यादा स्मूथनेस का अनुभव ये कराने वाली है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्सीलरेशन का यहाँ पर मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या रह सकता है, मैं वही कहूँगा दोस्तों 100 तक भी अगर आप खींच रहे हैं, मतलब SP से 4-5 किलोमीटर ज़्यादा ही यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। 100 किलोमीटर तक की जो स्पीड है उसको मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड कहूँगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। और साथ ही स्टेबिलिटी में ऐसा दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आप लोग को यहाँ पर फील होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मतलब इंजन हीटिंग वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चेंज आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। यहाँ पर भी इंजन हीटिंग की ऐसे कोई इशू जो है वो आपको फील होगी नहीं। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, वो भी आप लोग करीबन 60 तक ही यहाँ पर बिल्कुल मानकर चल सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को SP125 के बारे में कहा था। लेकिन एक्सीलरेशन का क्या, उसका क्या समरी निकल के आता है? देखिए मैं ये कहूँगा दोस्तों कि इनिशियल रिस्पॉन्स से ही आप लोगों को थोड़ा जो बेहतर परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ इट्स मोर पावर, टॉर्क एंड देन कंपनी जो क्लेम कर रही है कि ये 0 to 60 फास्टेस्ट अचीव कर सकती है इन सेगमेंट, ये आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों वो मतलब फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बेहतर आप लोगों को ये यहाँ पर बिल्कुल जो फील है वो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल दिलाने वाले, मतलब एक्सेलरेशन में ये थोड़ी सी बेहतर आपको फील होगी व्हेन कंपेयर टू SP125। अब मान के चलिए दोस्तों आप लोग ऐसे कुछ ट्रैफिक वाले इलाके में, सामने यहाँ पर रेड लाइट आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर गाड़ी को खड़ी करेंगे और काफ़ी लोग हम में से ऐसे जो भूल जाते हैं कि भाई इंजन को ऑफ भी करना है। तो ये जो I3S वाली सिस्टम है ना, ये देखिए ए अभी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। इसको हम लोग अगर क्लच छोड़ भी देते हैं ना, तो ये देखिए जैसे आप क्लच छोड़ दे रहे हैं वहाँ पर, तो ये देखिए ये ब्लिंक कर रही है अभी, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले गाड़ी को क्लच मतलब क्लच छोड़ दें आप, ठीक है। जैसे आप छोड़ दे रहे हैं 5 से 10 सेकंड में देखिए गाड़ी अपने आप बंद हो गई है। और अगर आपको चालू करना है तो दोबारा क्या करना है, ये देखिए जैसे आप क्लच पकड़ रहे हैं, अच्छा इसको दोबारा एक बार ट्राई करें, हाँ जैसे आप क्लच पकड़ रहे हैं गाड़ी जो है ये दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो जा रही है। और आप SP में वहाँ क्या कर रहे थे, SP में आप लोगों को सिर्फ थ्रॉटल ब्लिप करना था, तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 50 से 60 के बीच में ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। 61 पे मैंने फ्रंट ब्रेक करा है, ये देखिए मैं कहूँगा फ्रंट ब्रेक इज़ क्वाइट गुड, मतलब 240 mm की डिस्क 125 cc के हिसाब से काफ़ी सही है। लेकिन ये जो ब्रेक लीवर है मिड साइड पर ज़्यादा आपको पुल करने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों को अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब रियर ब्रेक को भी इस्तेमाल करेंगे वही 50 से 60 के बीच में, बाकी रियर में आप लोगों को CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। 57 पे रियर ब्रेक मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है। देखिए दोस्तों ये नॉर्मल है, मतलब जैसे मैं अमूमन हर वीडियो में कहता हूँ कि मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की है, वही आप लोगों को मिल रहा है। जैसे आप ब्रेक पर पैर डाल रहे हैं रियर ब्रेक लीवर पे, तो हल्का सा स्पीड कट डाउन हो रहा है, वही फील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करने का ये जो चीज़ है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बता दूँ। ये देखिए इसको भी हम लोग 60 पर ब्रेक अप्लाई करेंगे। भाई मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन तकनीक है, मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ब्रेकिंग के बारे में दोस्तों जहाँ तक बात है, तो इसको अगेन मैं ले चलूँगा अराउंड 60 के स्पीड पर एंड देन फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे। ये फ्रंट ब्रेक देखिए मैं कहूँगा ये फ्रंट ब्रेक जो है SP और यहाँ पर बिल्कुल सेम है 240 mm की, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपको महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू SP, ठीक है। अब हाँ आप कहेंगे 10 किलोग्राम ज़्यादा है भाई, फिर तो रिस्पांस कम मिलना चाहिए उसके मुकाबले, लेकिन नहीं, रिस्पांस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी। और वो इसलिए क्योंकि ये जो आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं थोड़ी सी टाइटर साइड पर है व्हेन कंपेयर टू SP125। और अब रियर ब्रेक को भी यूज़ करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को जो CBS है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, वो आप लोगों को मिलता है। 50-60 तक ले चलेंगे एंड 57 पे रियर ब्रेक अप्लाइड।
ये तो बिल्कुल ही सेम है जैसे आप लोगों ने एसपी में देखा है। फ्रंट ब्रेक में डिफरेंस था वो बता दिया, लेकिन रियर ब्रेक में आप लोगों को दोनों में कोई चेंज जो है वो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। और इसको दोबारा एक बार मोड़ लेते हैं एंड देन इसकी जो रियर ब्रेक है उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। रियर ब्रेक को भी मतलब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, वही करीबन स्पीड पे ले चलेंगे 50 से 60 के बीच में, 59 पे रियर के संग संग बाद फ्रंट। देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा ओवरऑल अगर आप रिस्पांस की बात कर रहे हैं ब्रेकिंग में, तो यहाँ पर आप लोगों को भले वेट ज़्यादा है लेकिन आप लोगों को जो सेटअप है ब्रेक की वो सिमिलर मिला, लेकिन थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा उसके एक कारण ये है कि यहाँ पर ये जो फ्रंट लीवर आप लोगों को मिला है थोड़ी सी टाइटर साइड पर है। जैसे ही आप पुल कर रहे हैं हल्का सा भी, ये देखिए, ये देख रहे हैं, जैसे ही आप पुल कर रहे हैं बहुत झटके से ये रोक दे रही है। तो इतना सा डिफरेंस आप लोगों को दोनों ब्रेकिंग में आप लोगों को मिलेगा। एंड ओवरऑल अगर सस्पेंशन या फिर फील के बारे में बात करी जाए, देखिए इस मतलब चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, आप लोगों को ये मिड साइड पर ही महसूस होगी, लेकिन फ्रंट के मुकाबले मतलब रियर के मुकाबले फ्रंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को सॉफ्टवेयर ही महसूस होगा। ठीक है, बाकी देखिए ऐसी नॉर्मल रोड्स पर तो बहुत सही आप लोग को ये महसूस होने वाली है, लेकिन ऑफ रोड पर कैसे चली वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर मैं कुछ इस तरीके से उबड़ खाबड़ रास्तों में चला रहा हूँ दोस्तों, तो मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि देखिए रियर मतलब यहाँ पर सस्पेंशन में से जो झटका है ना वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील होने वाला है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत मतलब ज़्यादा झटका आपको ये दे रही है, लेकिन इतना तो है कि भाई आप लोगों को झटका जो है महसूस होगी। इसके मुकाबले अगर आप लोग ये फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं ना, तो वहाँ से झटका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रियर सस्पेंशन में से जो झटका है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील होने वाला है। एंड देन साथ ही अगर आप लोग कुछ इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बाइक आपकी बात मान रही है, कंट्रोल लूज नहीं कर रही, इधर उधर भाग नहीं रही है, तो ये तो डेफिनेट एक बात जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन देखिए यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है, काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो भी आप लोग को निकाल कर दे रही है। स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन हैंडल बार काफ़ी ऊंची है, उस हिसाब से आप बाइक में थोड़ी सी नीचे आप बैठ रहे हैं, काफ़ी अपराइट राइडर पोजीशन है, तो एक लॉन्ग राइड्स के लिए एक जो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है ना वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। स्पेस तो बाइक में है ही, तो मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं दोस्तों कि एवरीडे राइड के लिए तो बाइक आपको काफ़ी सूटेबल महसूस होगा ही, लेकिन साथ ही अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं, ओकेजनल लॉन्ग राइड्स, तो भी आप लोग इस बाइक के साथ कहीं ना कहीं प्लान अगर आप बना रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। ठीक है, एंड देन अभी अगर आप लोग दोस्तों इसकी ओवरऑल ये सस्पेंशन में देख रहे हैं, देखिए इसको हल्का से यहाँ पर उतारते हैं, एक बार दोबारा इसको मोड़ते हैं यहाँ पर, ये देखिए रेडियस में हल्का सा फर्क है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है। और देखिए सस्पेंशन मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि भले ही आप लोगों को यहाँ पर ये रियर में मोनोशॉक मिल रहा हो, लेकिन मतलब देखिए पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोनों ही यहाँ पर भी आप लोगों को मिड साइड पर ही महसूस होगी, जैसे मैंने आप लोगों को एसपी पे कहा था। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये मोनोशॉक है तो शायद एसपी से ये और ज़्यादा टाइटर होगी रियर सस्पेंशन, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मिला जुला के अगर आप लोग देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स जो है आप लोग को वहाँ पर काफ़ी सिमिलर ही महसूस हो रही है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर ये जो उबड़ खबड़ वाला रास्ता है, एसपी को भी हम लोगों ने यहीं पर टेस्ट किया था। देखिए ये वाला जो फील आपको मिल रहा है ना, मेरे ख्याल से दोस्तों अगर मैं आप लोग को सही बताऊं तो एसपी और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको रियर से तो समझ में आ नहीं रहा। इनफैक्ट मैं अगर आप लोगों को सच बताऊं ना तो एसपी से यहाँ पर मुझे थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबली महसूस हो रही है। दो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोनोशॉक है ये आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, मुझे कंफर्टेबली फील हो रही है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुई। मतलब झटके के मामले में मैं कह रहा हूँ, झटका ये आप लोगों को थोड़ा कम ही फील कराएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर मतलब बिल्कुल फील हो रहा है। अगर मैं उसको SP 125 ये न्यू वाली मॉडल से अगर कंपेयर करूँ तो, ठीक है, ये एक बात है। एंड देन देखिए मतलब आप लोगों को ये एसपी के मुकाबले जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा आप लोगों को हल्की सी रिस्पांस वहाँ पर जो है ये आप लोगों को बेटर बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। रिस्पांस मतलब देखिए कॉर्नरिंग अगर आप देख रहे हैं एसपी में भी छोटा मोटा स्पीड पे किया जा सकता है, लेकिन उसके मुकाबले क्योंकि जो सस्पेंशन के सेटअप है इसके लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो। बाकी ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं ये 10 किलोग्राम ज़्यादा होने की वजह से जब आप इस तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वेट दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। एंड देन बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है, कंट्रोल में आपके रह रही है। ठीक है, देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी बहुत सही आपको मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर नहीं है, ये होना चाहिए था जो आपको एसपी में अभी मिल रहा है। बाकी नेविगेशन नहीं है, वो भी आप लोगों को एसपी में देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ है जो आप लोगों को एसपी में ओवर N125 आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बेहतर देखने को मिल रही है। बाकी देखिए दोस्तों अगर आप लोग ये ओवरऑल राइडर पोजीशन देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में कहाँ आएगा। इसमें आप लोग थोड़ा ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे,
फ्रंट फिटेड फुटपेक था, हैंडल बार चौड़ी थी। तो मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि देखिए सिटी राइड के लिए ये बाइक भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे निकल रहे हैं ना, तो एसपी की जो राइडर पोजीशन है वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फील हो सकती है, इतना मैं आप लोगों से कहूँगा। बाकी स्पीडो ऑडो टैको आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आपको मिलेगा, चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पर भी है, उसके लिए प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी स्पेशियस ही आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक के बारे में बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए SP125 अपडेटेड SP125 सही रहेगी या फिर आप लोगों के लिए जो N125 खरीदना है वो सही हो सकता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैटर करेगी, बाकी प्राइस तो मैंने आपको बताया दोस्तों, 1000-2000 तक का आप लोगों को यहाँ पर जो गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए किसी इंडियन स्टेट में शायद दोनों बाइक आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पे मिले, तो प्राइस पे मैं इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा। लेकिन बात अगर SP की हो रही है दोस्तों यहाँ पर 125 की, तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि अभी देखिए लुक जो है वो बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस यहाँ पर हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो है होंडा की रिलायबल इंजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना है, माइलेज आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलेगी। फैमिली के साथ ईजी राइड करने के लिए, थोड़ी एजेड अगर आपकी माताजी वगैरह भी बैठ रही है पीछे तो स्ट्रेट सीट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। माइलेज पे तो किंग है, 60-65, किन्हीं लोगों को तो यहाँ पर 70-72 तक का भी जो माइलेज है वो भी उनको वहाँ पर मिला हुआ है। और साथ ही पहले जो आप लोगों को नहीं मिलता था SP125 में, वो है फीचर जो अभी आप लोगों को मिलने लग गया है। लाइट को और तेज बना दिया गया है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा दोस्तों SP125 के लिए होंडा की रिलायबल इंजन, बेटर कंफर्ट, मोर माइलेज एंड देन विद फीचर्स, ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत सही रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं N125 के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखिए, SP125 एक मिक्स लुक के साथ आती है। चाहे आप यहाँ पर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर मिडिल एज के, आप लोगों के लिए बाइक परफेक्टली सूट कर जाएगी। लेकिन जब आप N125 पे जा रहे हैं, सबसे पहले लुक के बारे में अगर बात करी जाए तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि यंग जो जनरेशन है उनके लिए वो बाइक काफी सूट करेगी, ठीक है। एक हटके लुक अगर आप लोग चाह रहे थे 125 सीसी सेगमेंट में, तो N125 आप लोग को एक रिफ्रेशिंग लुक दे सकती है। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा चाहिए, आप थोड़ा सा ऑफ रोड वगैरह आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको सपोर्ट करेगी 198 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप यंग एज के हैं, आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, आपको जो आप कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोग को ज़्यादा चाहिए थी, साथ ही माइलेज भी आप लोग को वही 50-60 किलोमीटर तक की चाहिए, फास्टेस्ट इन द सेगमेंट 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, प्राइस भी वही है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा वो जो स्पोर्टी राइडर पोजीशन है ना, इन सारी चीज़ों को अगर आप पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से N125 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है। N125 को अगर मैं डिफाइन करूं दोस्तों, तो एक हटके लुक, ठीक है, एक रिफ्रेशिंग लुक, यूथफुल लुक, ठीक है, आप लोगों को एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, और मैं कहूँगा दोस्तों माइलेज भी आप लोगों को 50-60 किलोमीटर तक की चाहिए थी। मेरे ख्याल से N125 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनने वाला है। देखिए दोस्तों, अब दोनों ही बाइक में जो प्लस माइनस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, क्या चीज़ें अच्छी है नहीं है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, N125 जो कि अभी भी कंपनी ने यहाँ पर बजाज ने इंडियन मार्केट पर उतारा है, वो आप खरीदना पसंद करेंगे, या फिर अभी ये जो अपडेशन के बाद SP125 आप लोग के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।